नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे इस माइंड मैप के सेशन में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक पूरा माइंड मैप देखेंगे। जो मैंने आपको क्लास में 3 से 4 घंटे में पढ़ाया वो यहाँ पे 10 से 15 मिनट के अंदर हम उसकी एक रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक भाग की संरचना। अब इसमें दो चीजें हैं। एक कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्यों जानना चाहिए, तो यहां पे हमने क्यों के बारे में लिखा हुआ है, जिसके अंदर यहां पर हमारे पास 4 पॉइंट्स है। कौन से? स्थल रूप निर्माण का कारण जानने के लिए, ग्रह उत्पत्ति की जानकारी पाने के लिए, खनिज वितरण जो है हमारी पृथ्वी पर तो वो किस तरीके से होता है वो जानने के लिए, और ज्वालामुखी तथा भूकंप होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और उसमें हम लोग क्या समाधानार्थी सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना जरूरी है। इसके बाद इसके अगर स्रोत की हम बात करें तो ये स्रोत 3 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अप्रत्यक्ष और तीसरा है सिद्धांत। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत में कैसे हम लोग डिफरेंस समझते हैं। प्रत्यक्ष वो स्रोत होते हैं जो सीधा आंखों से दिखाई देते हैं। तो आंतरिक संरचना में अगर हमें सीधा आंखों से दिखाई दे रहा है कुछ, तो ही हम उसे प्रत्यक्ष स्रोत का भाग मानेंगे, नहीं तो वो अप्रत्यक्ष स्रोत में चला जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे ज्योग्राफर थे जिसने सिद्धांत देके ये कहने की कोशिश करी थी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो प्रत्यक्ष स्रोत में हमने देखा पहला है ज्वालामुखी। चूंकि ज्वालामुखी में मैग्मा जमीन के अंदर से फट के लावा रूप में बाहर आता है, तो वो वही खनिजों के बारे में जानकारी देता है जो जमीन के अंदर है। तो इसीलिए ज्वालामुखी प्रत्यक्ष स्रोत है। मगर इसका एक प्रॉब्लम है, इसके साथ एक लिमिटेशन है कि वो एक स्थानीय स्रोत है। इसका मतलब वो सब जगह पे निकल के नहीं आ सकता। तो इस वजह से पृथ्वी की सारे आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी ज्वालामुखी नहीं दे पाएगा। इसके अलावा खनन। अब आज तक का जो सबसे गहरा खनन हमने जमीन के अंदर जो किया हुआ है वो है 12 किलोमीटर का। अब अगर आप ये देखो कि पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर की है, तो उस 6370 किलोमीटर की जो त्रिज्या है उसके सामने 12 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है। ये 12 किलोमीटर का जो हमने खनन किया हुआ है वो है कोला खदान है, ठीक है, जो आर्कटिक में है। तो ये दो जो है ये प्रत्यक्ष स्रोत में माने जाते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत की अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है पृथ्वी का घनत्व, इसके बाद में आता है दबाव। अब हुआ क्या कि दबाव के कारण घनत्व की दलील को झुटलाया। इसका मतलब पहले ऐसा माना जाता था कि घनत्व जो है वो पृथ्वी का बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे आप पृथ्वी के गहराई में जाते जाओ वैसे। मगर कुछ ज्योग्राफर ने बोला कि अच्छा, ये घनत्व जो है ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि दबाव बढ़ रहा है। इस कारण, क्योंकि पहले यह माना जाता था कि पृथ्वी एक सजातीय स्थल रूप है। सजातीय मतलब वो होमोजीनियस है, जिसके अंदर जितने भी खनिज पदार्थ है वो एक ही तरीके के हैं। तो इसी वजह से जो ऊपर दिखाई देता है वही अंदर है, ये माना जाता था। तो सजातीय माना जाता था पृथ्वी को। अब हुआ क्या कि इस कारण यह बोला गया कि ये जो घनत्व बढ़ने का कारण है वो क्यों? क्योंकि दबाव बढ़ता है, इस वजह से। मगर इसे झुटलाया क्यों गया? इसलिए झुटलाया गया क्योंकि जैसे जैसे दबाव बढ़ता है उस तरीके से घनत्व बढ़ता चला जाता है, मगर एक लिमिट होती है जिसके परे अगर आप दबाव चाहे जितना बढ़ा दो घनत्व नहीं बढ़ेगा, इसलिए इसको झुटलाया गया। इसके बाद आया तापमान। तापमान में यह देखा गया कि जितनी ज्यादा गहराई बढ़ती चली जाती है तो तापमान भी बढ़ता चला जाता है, मगर तापमान बढ़ने की जो गति होती है वो गहराई के साथ कम होती चली जाती है। मतलब जमीन से अगर आप 100 किलोमीटर नीचे जाओगे तो तापमान कम से कम 700 से 800 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। मगर वही आप अगर कोर के पास देखो तो हर 100 से 200 किलोमीटर के बावजूद वहां पे तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ता। तो इसका मतलब तापमान बढ़ता तो है, मगर उस तापमान बढ़ने की जो गति होती है वो गति कम होती चली जाती है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बल। हम सब जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है उसका द्रव्यमान से कितना लेना देना है। द्रव्यमान बढ़ता है तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है। तो इसी वजह से जमीन में हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भाग ऐसा है कि उसमें द्रव्यमान ये अलग अलग तरीके से फैला हुआ है। इसी वजह से गुरुत्वाकर्षण अगर कहीं पे बदल रहा है तो उससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो भाग है इसका द्रव्यमान कितना होगा, किस तरीके से ये द्रव्यमान फैला होगा, इसका वितरण कैसा होगा, और उसी के साथ साथ वो भाग जमीन के केंद्र से कितना दूर हो सकता है। इसके अलावा चुंबकत्व,
हमारी पृथ्वी जो है उसका एक चुंबकत्व है, उससे भी हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि चुंबकत्व कैसे बनता है, तो हमारे आंतरिक कोर में जो बाह्य कोर और आंतरिक कोर जो है, तो बाह्य कोर लोहे का बना हुआ है जो बिजली के लिए एक अच्छा स्रोत है कि बिजली उसमें से पास हो सकती है। तो ये बिजली जो पास होती है, जो बिजली निर्माण होती है, इस बिजली के निर्माण होने की वजह से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो ये हमें पता चला पृथ्वी के चुंबकत्व कैसे, कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोर में लोहा हो सकता है या फिर वो पदार्थ हो सकता है जो बिजली पैदा कर सकता है। इसके अलावा उल्कापात। अब हमें बिग बैंग थ्योरी कहती है कि सबकी उत्पत्ति एक ही चीज से हुई है। अगर सबकी उत्पत्ति एक चीज से हुई है, इसका मतलब जो उल्का हमारे धरती पे आ रही है वो उल्का भी उसी चीज की बनी होगी जो धरती के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर जो संरचनाएं बनी होगी। इसी वजह से उल्कापात भी एक अप्रत्यक्ष स्रोत का कारण माना जाता है। इसके अलावा सिद्धांत की बात कर ली जाए तो सिद्धांत तो वैसे खैर कई सारे हैं, मगर एडवर्ड सुएज का सिद्धांत इसमें सबसे ज्यादा जानने योग्य है। जिसमें एडवर्ड सुएज वैसे ये पहला ऐसा ज्योग्राफर था जिसने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में यह बोला था कि वो परत दर परत बनती चली जाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसने सजातीय विश्लेषण का खंडन किया था और यह कहा था कि जो हमारी धरती है ये विजातीय हो सकती है, जिसमें उसने परत दर परत के बारे में बात करी थी, जिसमें उसने बोला था कि पृथ्वी का ऊपरी भाग जो है वो सियाल का बना हुआ है या जिसमें सिलिका प्लस एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा होती है। इसके बाद सीमा होता है जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम का जो प्रमाण है वो ज्यादा होता है। फिर निफे में निकेल और फेरियम का प्रमाण ज्यादा होता है। अब सियाल जो है वो महाद्वीपों का बना हुआ है, सीमा महासागरों का बना हुआ है। और एडवर्ड सुएज का कहना था कि सियाल जो है वो सीमा के ऊपर तैर रहा है बिना किसी घर्षण के। तो ये हुआ हमारा आंतरिक संरचना का कुछ हिस्सा। इसके अलावा आगे देखो, हमने उल्कापात तक देखा। अब ये सारे के सारे जितने भी स्रोत हमने देखे, ये सारे स्रोत जो है ये बहुत ज्यादा भरोसेमंद नहीं है। इनकी मदद से हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। तो इसलिए भूकंपीय तरंगों के बारे में बात करते हैं जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय स्रोत है। अब भूकंपीय तरंगे जो है ये यांत्रिक तरंगे होती है, जिसमें ये जहां बनती है उस जगह को हाइपोसेंटर कहते हैं और सतह पर ये जहां पे निकल के आती है, जिस जगह पर सबसे पहले सतह पर वो निकल के आती है उसे एपिसेंटर कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती है, शारीरिक तरंगे और पृष्ठीय तरंगे। शारीरिक तरंगे जो है वो हाइपोसेंटर में बनती है और पृष्ठीय तरंगे जो है वो एपिसेंटर में बनती है। शारीरिक तरंगे दो प्रकार की होती है, प्राथमिक जिसे पी वेव्स भी कहते हैं और द्वितीयक तरंगे जिसे एस वेव्स भी कहते हैं। इनकी कुछ ऐसी खासियत है, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिस वजह से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिली। तो इसमें प्राथमिक तरंगों के बारे में बात करें तो ये स्थायु रूपों से ज्यादा तेजी से बहती है और तरल रूपों से थोड़ी कम, और द्रव्य जो वायु रूप से है वो और भी कम तेजी से दौड़ती है। तो इसीलिए इसमें मैंने लिखा है S ज्यादा बड़ा है L से, L बड़ा है G से। इसका मतलब ये स्थायु से ज्यादा तेजी से बहती है, तरल रूप से थोड़ी कम और वायु रूप में सबसे कम तेजी से। मगर हाँ, एक बात जरूर है कि ये तीनों की तीनों माध्यमों से, तीनों की तीनों अवस्थाओं से पास हो सकती है। इसके अलावा ये प्राथमिक तरंगे जो है ये अनुप्रस्थ तरंगे है। इसका मतलब ये वेव बनाती है, साइन वेव बनाती है जब पास होती है। तो जिस भी मीडियम से ये जाएगी उस मीडियम में जो वाइब्रेशन होगा ये ऊपर नीचे होगा। इसके अलावा जो कंपन होता है वो ऊपर नीचे होता है। प्राथमिक तरंगे जो है इनका छाया क्षेत्र जो होता है वो छोटा होता है और इसी के साथ साथ प्राथमिक तरंगे सबसे तेज होती है। द्वितीयक तरंग की अगर बात करें तो ये सिर्फ स्थायु अवस्था से ही पास हो सकती है, तरल और वायु अवस्था से ही पास नहीं हो सकती। ये अनुदैर्घ्य तरंगे मानी जाती है। इसको अनुदैर्घ्य तरंगे मतलब ध्वनि तरंगे भी अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अब इसमें अनुदैर्घ्य मतलब क्या, ये जब पास होती है तो जिस स्रोत से, जिस मीडियम से ये पास होती है उस मीडियम में ये कंप्रेशन और रेरिफैक्शन करती है, मतलब वहां की हवा को या कि वहां के मीडियम को ये दबाती है और उसको वापस छोड़ती है। तो इस तरीके से ये आगे पास होती है। तो ये अनुदैर्घ्य तरंगे है। इसके अलावा इनका छाया क्षेत्र जो होता है वो बड़ा होता है और पी वेव से ये कम तेजी से आगे बढ़ती है। इसके अलावा पृष्ठीय तरंगों की अगर बात करें तो पृष्ठीय तरंगों में रेले तरंगे और लव तरंगे, ये दो तरीके की तरंगे होती है। रेले तरंगे की अगर बात करें तो इसे आर वेव्स, लव तरंगों को एल वेव्स कहा जाता है।
रिले तरंगे ये दोनों पृष्ठीय तरंगे पृष्ठभूमि पर ही बनती है। तो समझो इसका मतलब नाम से ही समझ में आता है कि ये एपिसेंटर से ही बन के निकलेगी। चूंकि एपिसेंटर खुद ही पृष्ठभूमि पर होता है, इसी वजह से जो ये पृष्ठीय तरंगे है ये जाहिर सी बात है कि सरफेस पर ही बनेगी, पृष्ठभूमि पर ही बनेगी। रिले तरंग की अगर बात करें तो ये लव तरंगों से धीमी गति से आगे बढ़ती है, समुद्र की लहरों जैसी होती है। इसका मतलब ये ऊर्ध्वाधर होती है, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर तरंगे होती है जो ऊपर नीचे जाती है। लव तरंगों की बात करो तो रेले तरंग से ये तेज दौड़ती है, सांप जैसी होती है। इसका मतलब ये क्षैतिज होती है, क्षैतिज मतलब ये हॉरिजॉन्टल होती है। और ये तरंगे जो है ये सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है सरफेस के ऊपर। पहले की अवधारणा क्या थी कि ये जो होती है ये तरंगे सजातीय तरंगे होती है। अब देखो उसके बाद मगर शारीरिक तरंगे जो है वो जब धरती के अंदर से पास हुई तब उन्होंने झुकाव दिया, रिफ्रैक्शन हुआ उनका। इसका मतलब क्या, ये सजातीय नहीं है, ये कहीं ना कहीं विजातीय तरंगे हैं। तो विजातीय तरंगों के बारे में इस वजह से पता चला। इसी के साथ साथ एस तरंगे जो है वो 2900 किलोमीटर के बाद गायब हो गई। अब मैंने कहा था आपको कि एस तरंगे जो होती है मतलब द्वितीयक तरंगे जो होती है वो सिर्फ स्थायी रूप से ही जा सकती है। इसका मतलब जमीन के अंदर 2900 किलोमीटर के बाद जो क्षेत्र आता है वो तरल या फिर वायु रूप से बना हुआ है। अब इसके बाद 2900 किलोमीटर के बाद तरल पदार्थ, 5150 किलोमीटर के बाद हुआ क्या कि जो ये पी तरंगे जो है, ये प्राथमिक तरंगे जो है, इनकी गति में कुछ जरूरत से ज्यादा ही तेजी आ गई, बहुत ज्यादा तेजी आ गई। तो इसी वजह से ये पता चला कि 5150 किलोमीटर के बाद पी तरंगों की गति बढ़ने की वजह से आंतरिक कोर जो है ये अति घन स्थायु अवस्था में है। तो हमें क्या क्या चीजें पता चली इसमें कि 2900 किलोमीटर के बाद तरल पदार्थ है और 5150 किलोमीटर के बाद अतिघन स्थायु पदार्थ है। इसके अलावा पी तरंगों की जो गति है वो 300 किलोमीटर क्षेत्र में कम रूप से बहने, कम स्पीड से, कम गति से बहने लग गई। और मगर अब जब वो कम गति से बहेगी तो हमें लगेगा कि अच्छा इसका मतलब तरल या फिर वायु पदार्थ होगा, मगर एस तरंगे भी आगे बढ़ी। अब जब एस तरंग आगे जा रही है, उसमें से जा रही है 300 किलोमीटर के बाद भी जा रही है, इसका मतलब वो तरल या फिर वायु पदार्थ में तो नहीं होगा, क्योंकि एस तरंगे जो है वो तरल वायु पदार्थ से नहीं जाती है। इसका मतलब क्या लगा जा सकता है कि भाई यहां पर एक एस्ट्रोनोस्फेयर वाली लेयर है जिसका अर्ध तरल रूप में वो वहां पर है, मौजूद है। अब इसके ऊपर, इस एस्ट्रोनोस्फेयर के ऊपर ज्योग्राफर ने बोला कि इसका मतलब जो भी इस एस्ट्रोनोस्फेयर के ऊपर है इसे हम लोग कहेंगे स्थल मंडल। और स्थल मंडल किन चीजों का बना हुआ है, इसका मतलब भूपर्पटी और बाह्य मेंटल का मिलकर बना हुआ है स्थल मंडल। जो स्थल मंडल है वो एस्ट्रोनोस्फेयर के ऊपर तैर रहा है। तो ये इसकी जानकारी से पता चलता है कि भूकंपीय तरंगे है वो किस तरीके से हमें आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करती है। अब शारीरिक तरंगों की मदद से क्या पता चला, हमें यह पता चला कि आंतरिक संरचना में बनी हुई है भूपर्पटी सबसे ऊपर, उसके बाद है मेंटल और मेंटल के नीचे है कोर। भूपर्पटी जो है ये महाद्वीपीय भूपर्पटी है और महासागरीय भूपर्पटी है। महाद्वीपीय भूपर्पटी मोटी होती है और महासागरीय भूपर्पटी जो है वो पतली होती है। इनका घनत्व, महाद्वीपीय भूपर्पटी जो है वो ग्रेनाइट की ज्यादा से ज्यादा बनी हुई है, इस वजह से इनका घनत्व जो है वो कम है। और महासागरीय भूपर्पटी का ज्यादा घनत्व होता है क्योंकि वो बसाल्ट की बनी हुई होती है। इन दोनों के बीच में, महासागरीय भूपर्पटी और महाद्वीपीय भूपर्पटी के बीच में एक असंगति है जिसे कहते हैं कॉनराड असंगति। इनका जो गहराई है वो है 0 से 80 किलोमीटर तक। इसके बाद आता है मेंटल। मेंटल और भूपर्पटी के बीच में कौन सी असंगति है, मोह की असंगति है। मेंटल, उसमें क्या है, इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ऊपरी मेंटल, मध्य मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल में आपको एस्ट्रोनोस्फेयर मिलेगा, ऊपरी मेंटल और मध्य मेंटल के बीच में आपको रेपेटी असंगति मिलेगी, मध्य मेंटल और निचला मेंटल के बीच में आपको बर्क असंगति मिलेगी। यह बात याद रखो कि मेंटल जो है वो पृथ्वी का सबसे ज्यादा आयतन बनाता है, ठीक है। सारे तरंगों में, सारे आंतरिक संरचनाओं में वो सबसे ज्यादा आयतन बनाता है। मेंटल में सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, जिस वजह से जमीन के अंदर जो संवहन प्रवाह जो है वो बनने में मदद होती है। अब इसके बाद आप देखो कोर आया, कोर और मेंटल के बीच में आया गटेनबर्ग असंगति।
कोर को खुद को दो भागों में विभाजित किया जाता है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। बाह्य कोर और आंतरिक कोर का जो फर्क है वो ये है कि बाह्य कोर ये तरल रूप में है और आंतरिक कोर ठोस रूप में है, जबकि दोनों बाह्य और आंतरिक कोर लोहा और निकेल का बना हुआ है। कोई पूछ सकता है कि फिर वो बाहर का तरल रूप में क्यों है और अंदर का ठोस रूप में क्यों है? क्योंकि बाहर के बाह्य कोर में दबाव कम है, तापमान ज्यादा है, राइट? दबाव कम है, तापमान ज्यादा, इस वजह से बाह्य कोर जो है वो पिघल गया। और आंतरिक कोर में तापमान तो उतना ही है जितना बाह्य कोर में, मगर करीब करीब उतना ही है, मगर वहां पर दबाव ज्यादा होने के कारण वहां का लोहा पिघल नहीं पाया। तो इस वजह से आंतरिक कोर में वो स्थायी रूप में और बाह्य कोर में वो तरल रूप में। यहां पर बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में जो असंगति है उसे लेहमैन असंगति कहा जाता है। ठीक है, अब ये बाह्य कोर का आंतरिक कोर के इर्द गिर्द गोल घूमने के वजह से धरती का एक चुंबकत्व बना हुआ है। और ये चुंबकत्व इसका मतलब किस वजह से बना हुआ है? कोर के वजह से। तो ये सारी जानकारी जो है वो हमें शारीरिक तरंगों से पता चली। थैंक यू सो मच।